पहला क्वेश्चन है हमारा, अरब लीग में कितने सदस्य हैं? तो पहले तो देख लो अरब लीग है क्या, है ना। देखो तो अरब लीग क्या है बेटा, ये 22 वो देश हैं जिसमें अरबी लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज हैं, अरबी लैंग्वेज। अब अरबी लैंग्वेज कौन कौन स्पीक करता है? देखो इसमें ईरान हो गया, पर्शिया का पार्ट, इराक हो गया, आईक्यू कर लो इसे, सीरिया, ठीक है। अब सीरिया निकला हुआ है, सीरिया इसमें नहीं है। और यहाँ पर बेटा आपको पता ही है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यमन, ओमान, और यहाँ पर है इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र। तो जो ये है ना 22 कंट्रीज हैं जो कि अरब स्पीकिंग है, इनकी अपनी एक ग्रुपिंग है जिसे कहते हैं अरब लीग। तो जो कोई भी रीजनल ग्रुपिंग बनती है तो उनके अपने भी बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग में से सीरिया को बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाला था? देखो 2011 में बशर अल सईद, उसका नाम कुछ ऐसे ही है, अजीब सा है। 2011 में सीरिया को इस लीग से बाहर निकाल दिया था। अब उसका कारण था, देखो तुम अगर देखा जाए तो इराक ईरान से ज्यादा जो वायलेंस है वो सीरिया में ज्यादा होता है। सुना है तुमने? टेररिस्ट एक्टिविटीज सबसे ज्यादा सीरिया में होती है। इसमें है यूएई, इजिप्ट, और यहाँ पर है बेटा छोटे छोटे कंट्रीज है, कतर, जैसे कि कतर हो गया, ओमान, यहाँ पर यूएई है, यहाँ यमन है, ठीक है, ये कंट्रीज है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के, व्हाट ही वाज, हु ही वाज, क्या था? बशर असद, असद या बशर अल असद, ठीक है, ये थे। अब 2011 में यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था। 2011 में यहाँ पे वायलेंस हुआ। वायलेंस मींस एंटी गवर्नमेंट वायलेंस। ये जो बशर असद था इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन बशर असद उस प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाया। रोक मीन्स कि कंडेम नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो वहां की जो कंडीशन थी सीरिया की बहुत ज्यादा डेटोरिएट हो गई। और जो अगर तुम देखोगे बेटा तो दीज आर दी पावरफुल नेशन, यूएई हो गया या फिर सऊदी अरेबिया हो गया या ओमान हो गया, ये पावरफुल नेशन है, इन्होंने सीरिया को बाहर कर दिया क्योंकि वो इनके रूल के अगेंस्ट है कि इतना वायलेंस तुम नहीं टैकल कर पा रहे हो, तो तुम हमारी ग्लोबल लेवल पर एक तरह से इंसल्ट करा रहे हो। तो सीरिया को अरब लीग से बाहर निकाल दिया था। अब सीरिया को फिर से, अरब लीग क्यों अब चर्चा में है, अब सीरिया को फिर से अरब लीग में लेने की बात हो रही है कि इसको फिर से इसमें ज्वाइन करा ले, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? देखो जो अपार्ट फ्रॉम इट के अरब लीग में क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है सीरिया में? सीरिया में जो तुमने सुना हो आईएस जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमेशा इस जगह में अनरेस्ट रहेगा, इराक में और सीरिया में हमेशा अनरेस्ट रहता है। इराक में तो अभी काफी टाइम तक, जब से यूएस ने इंटरवेन किया था और वहाँ का जो डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, उसको फिर फांसी हुई थी, उसके बाद से क्या हुआ, वहाँ पे फिर भी थोड़ी चीजें ठीक है, बट सीरिया में नहीं है। और कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट खुद टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं ये खुद नहीं चाहते कि वहाँ पे हमेशा अनरेस्ट रहे फॉर पॉलिटिकल पर्पस, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए वहाँ पे हमेशा अनरेस्ट रहता है, ठीक है। तो इसलिए अरब लीग में 22 देश है और सीरिया को अभी लेने की बात हो रही है, जिसको 2011 में इससे बाहर निकाल दिया गया था। और अरब लीग है किसकी लीग? जो मेनली अरब स्पीकिंग वो है कंट्रीज, उनकी एक लीग है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडई कनाल। कोडई कनाल कहाँ स्थित है? ये है डिंडीगुल। डिंडीगुल इसलिए याद रखना क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि ऑप्शन में बेटा तुमको तमिलनाडु मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर इसका ही नाम तुम्हें मिलेगा, जैसे कि राज्य का। ऐसा भी हो सकता है जिस जिले में वो है उसका भी मिल सकता है। तो डिंडीगुल भी याद रखना, तमिलनाडु भी, कि है कहाँ तमिलनाडु। तो कोडई कनाल बेसिकली बहुत पुरानी कनाल है और ये 1863 में बनी थी, ठीक है। ये 1863 में बनी थी। और किसने बनाई थी? उस समय जो वहाँ के मद्रास के मजिस्ट्रेट रहे थे, क्योंकि उस समय हमारा कंट्री किसके कब्जे में थी? मद्रास किसके कब्जे में था? हाँ, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स में था एक हेनरी लेविंग। तो ये 1863 में मदुरई
मदुरई में स्थित है ये दिंडीगुल, और वहां का जो वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका नाम था हेनरी लेविट। ठीक है, ये इन्होंने बनवाई थी। अब ये कनाल आर्टिफिशियल है बेटा, नेचुरल नहीं है। नेचुरल कौन कौन सी है हमारी? आर्टिफिशियल। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें छोटा सा ड्रॉ करके, अगर हो जाए तो कोशिश करूंगी कि तुम लोगों को जियोग्राफी में ठीक से मैं कर पाऊँ। यहाँ पे बेटा है एक पुलिकट लेक, पुलिकट। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आती है, ये नेचुरल है। अगर तुम उसकी बात करोगे डल लेक भी नेचुरल है। ठीक है, अगर पेगोंगसो की बात करोगे तो पेगोंगसो भी नेचुरल है। चिली का लेक, सांबर लेक, ये सब नेचुरल है, ये मैनमेड नहीं है। बट ये जो है कोडई कनाल, ये मैनमेड है क्योंकि ये इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, क्यों बनवाते हैं लेक? ज्यादातर देखो पानी की कमी अगर उस रीजन में थी तो लेक बनाने का ये पर्पस होता है कि अब तो पानी की पूर्ति होती रहे, और बाकी चीजें भी उसमें जैसे कि मछली पालन हुआ और सारी चीजें इसको हो सकती है तो वो पॉसिबल हो जाए। अब कोडई कनाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉर्पोरेशन का वो है प्लांट। कौन सा प्लांट है? थर्मोमीटर की फैक्ट्री। थर्मोमीटर में क्या रहता है? मरकरी। तो ये जो है झील, ये मरकरी से इन्फेक्टेड पाई गई है, कंटेमिनेटेड पाई गई है। देखो मरकरी हम सिर्फ हमारा टेम्परेचर मापने के लिए ठीक है, एज ए ह्यूमन बॉडी हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, पता है ना। मरकरी हमारे लिए टॉक्सिक है, अगर कंज्यूम मतलब खा नहीं सकते, वैसे और चीजों में काम आ सकती है, बट एज अगर हम कंज्यूम करेंगे, एज वेल एज अगर जो एनिमल है एक्वाटिक वे उसको कंज्यूम कर लेंगे तो वो भी ठीक नहीं रह पाएंगे। तो ये कंटेमिनेशन पाया गया था मरकरी का, इसलिए कोडाई कनाल के बारे में बात हो रही है कि इसके कंटेमिनेशन को रोका जाए। और देखो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे ग्राउंड वाटर हम पी रहे हैं, हम लोगों को तो यहाँ पे आरओ लग रहा है, ये तो हम फिर भी कंटेमिनेटेड वाटर हमें नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत से ऐसी जगह है, बहुत से क्या मोस्टली अर्बन एरियाज को छोड़ दे तो मोस्टली गाँवों में वो झील है, उनके यहाँ से नदियाँ जा रहे हैं, वो वहां से ही पानी जैसा भी ये पी रहे हैं, नलकूपों में से पानी आ रहा है। आधों को तो ये भी नहीं पता कि ये पानी इन्फेक्टेड है किसी चीज से, जैसे कि कुछ वहां से कुछ दूर कहीं पे कोई फैक्ट्री है इसी से रिलेटेड, प्लांट बेस यानी मरकरी से या किसी भी और की फैक्ट्री है, तो उसमें से क्या होगा, वो कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर में जरूर जाएगा और वो फिर उनको पीने को भी मिलता है, और इसी की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया। ये कंटेमिनेशन हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, तभी तो देखो किडनी फेलियर के कितने केसेस बढ़ रहे हैं। पहले होता था किसी को 100 में से किसी एक को किडनी फेलियर होता था, अब सभी की किडनी खराब है। क्यों? हम तो ऐसा कुछ खा भी नहीं रहे हैं, पानी की वजह से। ठीक है, पानी की वजह से। तो ये कोडई कनाल याद रखना तुम लोग, थर्मोमीटर की फैक्ट्री है वहां पर और उसमें से हो रही। चलो नेक्स्ट है सेविंग अर्थ स्ट्रिप, किससे संबंधित है? सेविंग अर्थ स्ट्रिप, देखो ये एक इनिशिएटिव चलाया है और ये किसने लॉन्च किया है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सेविंग अर्थ स्ट्रिप ये इनिशिएटिव चलाया है किसके लिए? बाघ, बाघ की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी कि जागरूकता करने के लिए ये चलाया गया है। मेकेदातु बांध किस नदी पर बना है? मेकेदातु, देखो ये एक बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना है, मेकेदातु, और ये बनाया गया था। अच्छा बांध क्यों बनते हैं पता है तुमको? हाँ हाइडल, हाँ। एक तो बांध बनने के देखो फायदे क्या क्या है, एक तो वही मिल जाएगी हमें हाइडल पावर। ठीक है, इसे हाइडल पावर कह लो या जो भी है, हाइडल पावर ही कहोगे क्योंकि वाटर से डराइव्ड है। सेकंड आ जाता है बेटा इरिगेशन, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की नीड भी इससे फुलफिल होती है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो ये मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर बना है, ये भी बहुत पुराना बांध है। ठीक है, इसे रिप्लेस करने की बात हो रही थी लास्ट ईयर कि क्योंकि बांध से क्या खतरा रहता है, जब पुराना हो जाता है क्या खतरा रहता है? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत पुराना बांध है और ये कावेरी नदी पर बना है, और बांध का सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो ये रहता है कि अगर वो पॉपुलेटेड एरिया में बना हुआ है तब भी,
और क्योंकि नदी बीच में से निकल के जा रही है और नदी पर बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन आसपास ही होगी, नदियों के आसपास तो गांव रहते ही है, तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा ये बन जाता है। और बांध ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही पानी होता है, उसमें पता नहीं कितने मिलियन लीटर पानी होता है ना, क्यूबिक लीटर में मापा जाता है पानी। तो मेघदूत बांध है कावेरी नदी पर। देखो अब ये है सिटीज 2.0 क्या है, सिटीज 2.0। तो सिटीज 2.0 जो है ना, ये अभी तुमने सुना ना स्मार्ट सिटी प्रोग्राम सुना था। हमारे गाजियाबाद को भी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, फिर काम ही नहीं हुआ। वैसे बात तो है कि कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी तो गाजियाबाद का तो खैर नाम दूर दूर तक नहीं है। बट हाँ, नोएडा, दिल्ली तो ऑलरेडी है, कुछ कुछ सिटीज ऐसी है जिनको स्मार्ट सिटी में 17 सिटीज सिलेक्टेड हुई थी शायद फॉर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। सुना नहीं था? क्या होगा स्मार्ट सिटी, उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी होगी, रोड कनेक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, मेट्रोज वहां से जाएंगी, और डे एंड लाइट रहेगी वहां पे, पावर कभी भी कट नहीं होगी उस सिटी में। ठीक है, सैनिटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, और वहां पे फूड पार्क और मॉल्स और अलग जो फैसिलिटीज होती है एक अर्बन एरिया में, लाइक न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी अदर कंट्रीज है, इनके इनके बेसिस पे अदर स्टेट के। तो ऐसे ही स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाया था कि हमारे में से कुछ सिटी चिन्हित की गई थी कि उन सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखना, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये जो प्रोग्राम है सिटीज, ये चलाया गया है प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। अब देखो, इकोनॉमी हम लोग पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं बताती हूँ व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी। जो हमारे फोन है, वो आता है ना फोन लेने के लिए, कुछ गली में आते हैं ना कि पुराना फोन ले लो, उसकी जगह पे कुछ बदल दो, आते हैं कुछ। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, उसका सुना है कभी? उसके पार्ट्स बेचते हैं। देखो, जो उसके पार्ट्स में बहुत सारे मेटल यूज होते हैं, जैसे कि कुछ ब्रोंज लगा हुआ है, कुछ में कॉपर है, छोटे छोटे, ये सब उसको इकट्ठा करके, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक मोबाइल फोन के पार्ट है, मोबाइल पार्ट, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होगी, इस मोबाइल पार्ट के बन जाएंगे क्या, मेडल्स। मोबाइल पार्ट्स मतलब प्लास्टिक वाला पार्ट्स नहीं, जो उसमें और उसमें जो धातु लगी होगी उसके बन जाएंगे मेडल्स। ठीक है, अब एक और सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल दो। जो देखो, जैसे कि ऐसा मतलब चल रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी का ही एग्जांपल है, कुछ शूज, सर्टेन काइंड ऑफ शूज होते हैं, उन शूज को डिसइंटीग्रेट करके फैक्ट्रीज में कट करके वो करके, और उनको कहाँ पे यूज करते हैं, जो कोर्ट बनते हैं ना इसके बैडमिंटन खेलने के, लॉन टेनिस खेलने के, उस कोर्ट के फर्श पे, फ्लोर पे नीचे बिछाने में काम आता है वो। जैसे फॉर इंस्टेंस तुम अगर देखो, बोतल को तो रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो जिससे कुछ और बनाया जाता है? हाँ, कपड़े भी ले सकते हैं, कपड़ों से क्या क्या बनाते हैं? हाँ, मैट। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे पास कोई भी धातु है, धातु पर से तुम ले लो कार्बन, कार्बन से उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस जब वो जो ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट खराब हो गया या फिर अब उसका कोई यूज नहीं रहा, तो उससे कुछ और चीज बनाई जाती है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि पोल्यूशन भी नहीं होता और वो चीज यूज में भी आ जाएगी। अभी पॉलिथीन के बारे में और इसके प्लास्टिक के बारे में ये सुनने में आया था कि प्लास्टिक का उसका चारकोल बनाया जा सकता है और वो सड़क पे बिछाने के काम आ सकता है। बट प्रॉब्लम ये है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए तो वो चीजें यूज हो जाएंगे, प्लास्टिक का मिनिमम यूज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया सिटीज। तो याद रखना, सिटी इन्वेस्टमेंट, इनोवेट, इनोवेट से तुम समझ रहे हो, इनोवेट मतलब किसी चीज को, कोई एग्जिस्ट है उससे कुछ आसान सी कोई नई चीज इन्वेंट करना, उसे कहते हैं इनोवेट। और इंटीग्रेट और सस्टेन, सस्टेन मीन्स कि ऐसी चीज बनाओ जो एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाए और वो यूज में भी आ जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम याद रखना सिटीज। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य उद्देश्य क्या है? तो सिंप्लीफाई लोन एप्लीकेशन। लोन तो समझ में आता है ना, लोन को हिंदी में क्या ही लिखूं, क्या कहते हैं लोन को हिंदी में? ऋण।
लोन लोन, हाँ ऋण है ना। तो अब देखो तुम लोन से ज्यादा समझोगे या ऋण से ज्यादा समझोगे? ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं लिखी लोन। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या ही लिखो, सिंप्लीफाई लोन एप्लीकेशन। देखो क्या होता है कि जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो रहते हैं, तो वो बहुत कम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए उनके साथ ना लोन का प्रोसेस भी कितना प्रॉब्लमेटिक है कि सबसे पहले यू हैव टू गिव सम प्रॉपर्टी, देन वो उसको वेरीफाई करेंगे, आपके घर आके वो सारी चीजें करेंगे, और तब आपको 2-3 महीने बाद, अब तो बहुत अच्छा हो गया, फाइनेंस जो कैपिटल्स आ गई हैं, फाइनेंस वाली कंपनी जो जल्दी प्रोवाइड करा देती है। तो अगर किसी पर्सन को अभी इसी टाइम पे नीड है लोन की, तो वो क्या करे, आगे क्या करे कि 2-3 महीनों से वेट करना पड़े, और नीड उसे अभी है। तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई है, तो लोन प्रोसेस को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, ताकि लोन, और ये एक मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करा रहे हैं इसके तहत। ठीक है, तो लोन एप्लीकेशन, जैसे कि अगर तुम ही अभी करने लगो लोन अप्लाई, कितना टाइम लग जाएगा? महीने कितने? किससे लोगे? वर्ल्ड बैंक से? 5 मिनट में कहाँ से लोन मिल गया? फिर वो ब्याज भी तो लेंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है। काफुए नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखो ये है काफुए नेशनल पार्क, ये है जाम्बिया में। काफुए नेशनल पार्क है जाम्बिया में, बस इसे ऐसे याद रखना, जाम्बिया में। और जाम्बिया देखो अफ्रीका का छोटा सा टिप यहाँ पे बता देती हूँ, कहाँ पर है जाम्बिया। यहाँ एक छोटा सा, छोटी सी कंट्री है बिल्कुल मिड में नीचे, ये है जाम्बिया। यहाँ पर काफुए नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, मेन जो है दैट इज 22nd या 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो हर ये कितने, लॉ कमीशन जो है अभी तक ये 22वां है। लॉ कमीशन जो गठित होता है वो इसलिए होता है कि हमारी कंट्री में लॉ के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या सुझाव या क्या क्या सुधार होने बाकी हैं, वो ये लॉ कमीशन गठित होता है। और उसमें गठित में कौन रखे जाते हैं? कोई जस्टिस रखे जाते हैं, मतलब अपॉइंट कौन होता है? कोई भी रिटायर्ड जस्टिस, जो काम कर रहे हैं वो जस्टिस नहीं, रिटायर्ड जस्टिस। ठीक है, और वो कहाँ के होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, मेनली सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, किसको देते हैं अपनी रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में आए ना कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है या किसको देता है, तो किसको करता है? प्रेसिडेंट को। हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट को, ये और किसी को नहीं सबमिट करता। ठीक है, और सेम ऐसे ही देखो सीएजी है, कंटेम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, ये भी अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। जो कुछ कुछ रिपोर्ट आती है, फाइनेंस कमीशन की हो गई या सीएजी की हो गई या ये हो गई लॉ कमीशन, ये सब प्रेसिडेंट को जाती है पहले। ठीक है, और ये फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होती है रिपोर्ट। तो इसके कौन थे अध्यक्ष? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये रिटायर्ड जज है। ठीक है, लॉ कमीशन के। अब ये है C+C5 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ शियान, चाइना में। अब जो पहला सी है इसका मतलब तो है चाइना, जो लास्ट के 5 सी है इसका मतलब समझो। C4 सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज है, कौन कौन सी? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेक, या उज्बेक है ये, जैड बनेगा उज्बेकिस्तान। ये जो तान वाली कंट्रीज है, और क्या है? क्या देखो, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, अब इसमें एक और है किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है, मतलब ये हमारे
जो एशिया है उसके सेंटर में है। अगर हम यहाँ से कंसीडर करें, देखो यहाँ, ठीक है, सेंट्रल में, एशिया के सेंटर में, तो इसलिए इन्हें कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। ये यहाँ पर है और यहाँ ये चाइना है, ठीक है। तो ये हुआ है सम्मेलन इनके बीच में। और चाइना जो है, देखो चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो एक इनका इनिशिएटिव था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, ये चाहते हैं कि देखो जैसे यहाँ से चाइना है, चाइना चाहता है कि यहाँ से एक रोड क्रिएट किया जाए, यहाँ से निकलता हुआ यूरोप की तरफ। अब इस रोड का पर्पस क्या है, ये चाहता है कि हम अपना यहाँ से ट्रेड रूट जो है वो बढ़ाएं, यहाँ से अपना ट्रेड यहाँ तक पहुंचाए, यूरोप तक एक रोड बनाना चाहता है। लेकिन हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री इसके क्यों विरोध में है, इंडिया इसके क्यों विरोध में है, पता है तुमको? देखो, इंडिया इसके विरोध में इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान को भी पार्टी बनाना चाहता है इसमें, ठीक है। और अगर इंडिया इसको, चाइना को पाकिस्तान में एक्सेस सीधे मिल रही है, ये सीधे जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी टेरिटरी में से निकल के जाएंगे, है ना, जम्मू कश्मीर में से, और उसमें से फिर पाकिस्तान के टेररिस्ट का आना और उसका भी बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम BRI को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारी टेरिटरी में से निकालने की बात हो रही है कि ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से होता हुआ अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन कंट्री और फिर यूरोप तक जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसका पर्पस क्या है, चाइना की मैंने तुम्हें पहले भी स्ट्रेटेजी बताई, इसका पर्पस क्या है, एक्सपेक्शनिस्ट, ये अपना जो साम्राज्य एक्सपेंशन करना चाहता है। देख लेना कि आने वाले 10 साल में चाइना विल बी सुपर पावर, लेफ्ट बिहाइंड यूएस और रशिया, चाइना विल बी सुपर पावर। इसकी सुपर पावर का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट करने वाली जो इसकी स्ट्रैटेजी है। आप किसी जगह पे इंपोर्ट कर रहे हो, लेस वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, और लेस तुम इंपोर्ट कर रहे हो, भाई तुम्हारी बाहर से तो मनी तुम्हारी बहुत सारी आ रही है, अंदर तुम कम खर्च कर रहे हो, तो तुम फायदे में ही तो हो। हमारी ऑन दी अदर, हमारे साथ क्या है इंडिया के साथ, कि हम इंपोर्ट भी ज्यादा ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी उतना ही कर रहे हैं, तो हमारा कोई बेनिफिट हो नहीं पा रहा। बट ऐसा नहीं है, चीजें बहुत चेंज हो रही है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यहाँ से यूरोप तक एक रोड क्रिएट करना चाहता है, लैंड रूट, जिससे कि ये अपना ट्रेड विया रोड अच्छे से कर सके, ठीक है। और उसके पीछे इसके माइंड में ये है कि यहाँ से जाएगा तो ये भी हमारे हिस्से में, और फिर यहाँ भी इन पे भी इन्फ्लुएंस। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया इसको वो कर रहा है कंडेम, कुछ यूरोपियन कंट्री भी चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है, ये है। अब आता है राजद्रोह सिडिशन, IPC की किस धारा के अंतर्गत, इसमें प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो ये 124 है। देखो ये सीधे रिलेटेड है लॉ कमीशन से, ठीक है। अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे इसलिए कोट की है दोनों क्वेश्चन, क्योंकि लॉ कमीशन ने ये कहा है कि जो राजद्रोह है 124 के तहत, अगर तुम कुछ भी एंटी नेशनल कुछ भी कह रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, देखो प्रॉब्लम ये है मिसयूज रोका जाए, गवर्नमेंट के कुछ भी खिलाफ कह दिया तो तुम्हें जेल में डाल दे रहे हैं, जो भी कोई कुछ कह देता है तो उसको जेल में डाल दे रहे हैं कि इस पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। देखो राजद्रोह का जो मुकदमा है वो हर किसी पे तुम नहीं चला सकते, ठीक है। जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव मामला है उस पे तुम ये केस कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से बेटा, इस सेक्शन की वजह से बहुत सारे जो बेगुनाह हैं वो भी जेल में पड़े हैं। ऑनेस्टली किसी ने पोस्ट पे कुछ लिख दिया, उसे भी डाल दिया, तो कुछ कुछ चीजें ये जो है मिसयूज, तो लॉ कमीशन ने क्या किया है कि इसका मिसयूज रोको बस, है ना, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिसयूज रोक दो और बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। लॉ कमीशन ने क्या कहा, एक और चीज है, कुछ लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने ऐड किया था, तो ये हमें नहीं यूज करना चाहिए। बेटा ब्रिटिशर्स ने तो पूरी IPC बनाई है, पूरी CRPC उनकी है, और पूरा CPC सिविल प्रोसीजर कोड उनका है, ये 1860 में आया था, ठीक है। ये हमारा नया बना है 1973 में, CPC 1908 से ही चलता आ रहा है,
तो ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स की हैं जो हम यूज कर रहे हैं, पेनल कोड वगैरह, तो ये क्यों नहीं हटा देते? क्रिटिसिज्म ये है, ये कह रहे हैं जस्टिस ऋतुराज कह रहे हैं कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने बनाया तो हमें हटा देना चाहिए, नहीं, बस मिसयूज रोको तुम, कि कहीं भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 124A में क्या है कि आप कुछ भी अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी कर रहे हैं तो आप पर ये मुकदमा चलाया जाएगा। आप किसी एनिमी कंट्री से उसमें हैं, क्या कहते हैं, संपर्क में पाए गए, आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस पाया गया कि मतलब आप उनसे लिंक में है, फोन कॉल पे किसी से ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो फॉरेन एनिमी कंट्रीज है। हमारी एनिमी कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है, ये एनिमी कंट्रीज है, ठीक है। तो एनिमी कंट्रीज से अगर आप उसमें हो किसी भी तरह से, या फिर आप कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हो कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करने का सोचा आपने या कुछ भी, तो ये उनके लिए यूज होना चाहिए, ना कि उनके लिए ना कि उनके लिए यूज होना चाहिए कि कोई पोस्ट कर दी तो कोई डाल दो राजद्रोह कर दिया इसने। राजद्रोह ऐसे ही थोड़ी होता, राजद्रोह मीन्स आप नेशन के अगेंस्ट आपने कुछ किया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म इतना तो झेलना सीखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। और ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो, ये इससे पहले जो थी सो कॉल्ड यूपीए गवर्नमेंट वो दूध की धुली थी, ऐसा नहीं होता, पता है, सभी गवर्नमेंट करती है। अब हमें दिख रहा है क्योंकि हमारे पास फोन है, जब हम छोटे थे हमारे पास कुछ नहीं था, हमें पता नहीं था क्या कर रही है गवर्नमेंट, महंगाई उस समय भी थी अब भी है, तो ये चीज है। तो ये लिख लेना तुम लोग कि आईपीसी 1860 में बना था, सीआरपीसी हमारा नया 1973 वाला है, और सीपीसी सिविल प्रोसीजर। देखो मैं बता देती हूँ, आईपीसी में, आईपीसी को कहते हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यानी इसमें हमारे जो जो भी क्राइम्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा क्राइम्स है। फिर सीआरपीसी में लिखा सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्रिमिनल्स के लिए, आईपीसी और ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो क्राइम आपने किए हैं इसमें इसका प्रोसीजर है पूरा दिया जाएगा, जैसे कि फॉर इंस्टेंस की अरेस्ट कैसे होएगा, अरेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, डिटेंशन कैसे होगा, ठीक है। और इफ किसी ने मर्डर कर दिया तो मर्डर का उस पर कौन सा मुकदमा कैसे चलाया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। और लेकिन जो धाराएं है वो किसमें दी गई है? वो इसमें दी गई है, जैसे कि मर्डर के लिए 302, ठीक है, और कल्पेबल होमिसाइड के लिए सेक्शन 299 है ना, और ये हो गया तुम्हारा 125 फॉर डेफेमेशन। दो डेफेमेशन होते हैं, क्रिमिनल होता है, एक सिविल होता है, ठीक है। राहुल गांधी पे कौन सा चल रहा है? कौन सा डेफेमेशन चल रहा है? वो मानहानि का केस, दो होते हैं मानहानि के केस, एक तो सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। राहुल गांधी पे क्रिमिनल चल रहा है, ठीक है, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। सीआरपीसी और सीपीसी बेटा सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें वे आते हैं मामले जो क्रिमिनल नहीं है, ठीक है।